सेल कैसे की जाती है, और वो कभी भी फेल नहीं होगा इस टेक्निक के माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से। स्पेनको सेल्स टेक्निक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सेल्स का काम बहुत कठिन है, हम बेच नहीं सकते, इसमें टारगेट बहुत होता है और इसमें रिस्क बहुत है। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो सरल है, आसान है? यहाँ पर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर एक व्यक्ति ये सोच ले कि सेल्स बहुत टफ है, ये एक कठिन कार्य है, सेल्स हो नहीं सकती, इसमें टारगेट ज्यादा है, तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं बड़ा कर सकता है। क्योंकि जब तक हम लाइफ में चैलेंजेस नहीं लेंगे, कोई कठिन काम करेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग मैरिड हैं। तो एक बात बताइए कि हम शादी करते हैं, शादी के बाद बच्चे पैदा करते हैं, क्या शादी करना सरल काम है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि शादी के बाद हम सभी जिंदगी भर के लिए एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। और तो क्या उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं, तो क्या हम उस जिम्मेदारी से भागते हैं, उस चैलेंज से भागते हैं? बिल्कुल भी नहीं भागते। तो शादी करना भी कठिन कार्य है, फिर भी सभी लोग शादी क्यों करते हैं? और एक बात और है कि हवाई जहाज उड़ाना क्या सरल काम है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही टफ काम है। और लेकिन जो पायलट है, जो डेली हवाई जहाज उड़ाता है, उसके लिए ये काम बहुत आसान है, क्योंकि उसको ये काम डेली करते करते प्रैक्टिस हो गई है। वैसे ही जो ट्रेन चलाते हैं, रेल का इंजन चलाते हैं, वो भी उनको चलाते चलाते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उनके लिए ट्रेन का इंजन चलाना एकदम आसान हो जाता है। ट्रक चलाना क्या आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को, उसमें मैं भी हूँ, कि ट्रक को सामने से आते देखकर ही डर लग जाता है, पता नहीं अगर टकरा गए तो क्या होगा। तो लेकिन चलाने वाले लोग तो चला ही रहे हैं ना, बस चला रहे, ट्रक चला रहे, हर तरह का काम करने वाले लोग कर ही रहे हैं। क्योंकि करते करते ही प्रैक्टिस से वो काम आसान हो जाता है, और जो काम हम नहीं सीखते हैं वो हमें टफ लगता है। तो वैसे ही फ्रेंड, मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक हम सेल्स में हैबिचुअल नहीं होंगे, तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सेल्स करने की टेक्निक पता होनी चाहिए कि सेल्स होती कैसे है। एक बार अगर हमने ये सीख लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब हम स्टार्ट करते हैं स्पैनको सेल्स प्रोसेस। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पैनको है क्या। तो स्पैनको एक प्रोसेस मैम, है। हेलो। मैम 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 स्क्रीन शेयर यस कर रही हैं क्या? स्क्रीन शेयर कर रही हैं आप? मैम, यस मैम, जरूर करूंगी। यस। हाँ, तो बस स्क्रीन शेयर कीजिए। जी। दिख रहा है ना मैम? यस मैम, यस। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्पैनको इन सेल्स। तो स्पैनको एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें 6 फेजेस होते हैं, 6 चरण हैं इसके। आप इसके नाम में ही देख रहे हैं, SPANCO। इसके हर लेटर से एक मतलब निकलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पैनको सीखने की हमें जरूरत ही क्यों है। जरूरत इसलिए है कि हम सभी के सपने हैं, हम सभी लोगों के कुछ ना कुछ सपने हैं ही,
किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को कुछ कुछ चाहिए ही। तो सबके अपने अलग सपने हैं और हम सभी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और उन सबसे भी सबसे बड़ी बात हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए सारे लोगों के लिए ये बात है कि हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं, इसलिए हमें स्पैनको टेक्निक आनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके सारे फेज। तो सबसे पहला नंबर पे है इसमें एस। आप देख सकते हैं स्पैनको में एस का मतलब है सस्पेक्ट, पी से है प्रोस्पेक्ट, ए से है अप्रोच, एन फॉर नेगोशिएशन, सी फॉर क्लोजर एंड ओ फॉर ऑर्डर। अब हम पहला स्टेप के बारे में जानते हैं जो कि है सस्पेक्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें है कि we identify many kinds of suspect customer, we think these are customers may be prospect to us। इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेक्ट जो स्टेज है इसमें हमें बहुत सारी लीड मिल जाती है और हमें लगता है कि ये लीड प्रोस्पेक्ट कस्टमर में बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता हमें कि जो भी लीड्स हमें मिली है, जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, वो हमारा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, हमें ये हमेशा डाउट बना रहता है। इस स्टेज को ही बोलते हैं सस्पेक्ट स्टेज, नाम से ही है सस्पेक्ट। और इस स्टेज में हमें जो भी लीड प्राप्त होती है, लीड मतलब यहाँ पे पर्सन है, तो वो किसी भी माध्यम से हो सकती है। जैसे कुछ लीड हमें मिल सकते हैं मेल के माध्यम से, कुछ क्लाइंट के माध्यम से भी कुछ लोग मिल जाते हैं, लीड मिल जाती है, कुछ फोन कॉल्स के माध्यम से। और इसमें हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एम्प्लॉयज, स्ट्रेंजर, डॉक्टर, मतलब हर तरह के लोग जिनसे हम डेली लाइफ में मिलते हैं या कभी भी मिले हों, वो सारे लोग इस लीड में शामिल होते हैं, सस्पेक्टेड स्टेज में आते हैं। और इस स्टेज में हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट कस्टमर मिल सके। तो ये पहली स्टेज होती है सस्पेक्ट स्टेज। इसका मतलब ये सस्पेक्टिंग मतलब कि इसके बारे में, किसी के भी बारे में पोटेंशियल कस्टमर मतलब हमें ढूंढना होता है, उसके बारे में जानकारी लेनी होती है ज्यादा से ज्यादा, और हमें उससे उसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना होता है और मेंटली भी कैलकुलेट करना होता है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब हम अगर उससे मिलते हैं तो किसी के बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा जानते हैं तो ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट लेगा या बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। और हमें हमेशा उसके सवालों का जवाब देने के लिए भी रेडी होना चाहिए। जैसे वो अगर कुछ भी बिजनेस रिलेटेड हो या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी सवाल वो करता है, तो उसके सवालों के जवाब हमारे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। अब दूसरा स्टेज है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी क्वालिफाइंग द कस्टमर इंक्वायरी। ये एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई किसको करना है? मैन। मैन मतलब आदमी नहीं, MAN, यानी मनी, अथॉरिटी, नीड। इसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो प्रोस्पेक्ट है उसके पास कितने पैसे है, वो कितने पैसे लगाकर प्रोडक्ट ले सकता है, और उसके यहाँ डिसीजन कौन लेता है। जो पर्सन डिसीजन लेता है उसी से अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले से बात करते हैं, वो आधा एक घंटा उससे बात किए,
सारी बातें क्लियर होने के बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर हम मेल्स पर्सन से बात करते हैं तो वो कहता है कि वाइफ से पूछकर बताएंगे, अगर फीमेल पर्सन से बात करते हैं तो वो कहती है कि अपने हस्बैंड से पूछकर बताएंगे। तो अगर हम लोग पहले ही ये चीज जान ले कि उसके यहाँ डिसीजन कौन लेता है, तो डायरेक्ट उससे बात कर ले या फिर दोनों को साथ में बैठाकर बात करे, तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी। और है नीड, हमें उसके नीड को भी आइडेंटिफाई करना है। हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि पीपुल हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, वो हमारी सर्विस नहीं खरीदना चाहते, वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदना चाहते हैं। तो वो नीड को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उससे कौन सी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, उसे क्या दे सकते हैं। तो इसमें है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं, कहते हैं कि हाँ हम लेंगे। तो वो कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए जो पहला स्टेज था, सस्पेक्ट स्टेज, उसके दौरान ही बहुत से लोगों से हमने बात किया था। उसी में से कुछ लोगों ने कहा था, जैसे अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से 20 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ हम आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो वही सस्पेक्ट लोग प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन जाते हैं। और इसमें अगर बिजनेस के लिए हम प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं तो हमें वैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करवाना चाहिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, जिनके पास गोल नहीं हो, अपने लाइफ का कुछ गोल नहीं हो, वैसे लोगों को हमें बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। वरना अधिकतर हम लोगों से ये गलती होती है कि हम लोग जबरदस्ती ज्वाइन करवा लेते हैं कुछ भी समझाकर, और बाद में वो कुछ करते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी टीम तो बड़ी होगी मगर हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमारी इनकम नहीं आएगी, और बाद में वो सारे जो हमारा ट्री होता है उसमें सिर्फ रेड ही दिखेगा। तो वैसा ना हो, इसके लिए पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना ज्यादा अच्छा है। और जब हम उससे बातें करते हैं ना, तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए हम लोगों को। जैसे आज अगर हमने उनसे बात की फोन पे, तो हम उनसे ये नहीं हमें उनसे बोलना है कि हम अगली बार, मतलब हम आपसे मिलना चाहते हैं तो कब मिले, ये नहीं पूछना है, नहीं तो वो टाइम पर टाइम देते रहेंगे। हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि इस दिन मिलूं या इस दिन मिलूं, आज शाम मिलूं, कल दोपहर मिलूं, ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके पास ऑप्शन हो, मतलब ज्यादा अच्छे से हम लोगों के फेवर में रहेगा कि वो यही दो में से ही कुछ बोलेंगे कि आज ही आ जाओ, नहीं तो कल आ जाओ। अगर पूछेंगे कि कब मिले तो वो कहेंगे ठीक है, पूछ कर बताएंगे, और फिर वो दिन पर दिन, तारीख पर तारीख देते जाएंगे। तो अब आते हैं हम थर्ड स्टेज, जिसका नाम है अप्रोच, यानी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने क्लाइंट से, कस्टमर से जब मिलते हैं, ये मुलाकात किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो फोन पे हो या फिर फिजिकली हो। फिजिकली हो तो बेटर होता है, क्योंकि उसमें हम सामने वाले के बात करने के ढंग या फिर जो भी है घर का कुछ भी क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत सारी चीजें फिजिकली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो ये अप्रोच के थ्रू ही हो सकता है। और इसमें हम उसके नीड को भी अगर सामने से देखेंगे तो उसके नीड को गहराई से एनालिसिस कर सकते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या जरूरत है। तो अप्रोच के थ्रू ये बहुत ही आसान होता है, और फिजिकली अप्रोच ज्यादा बेटर होता है।
अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट पता करने की कोशिश करेंगे और इन्हें बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम है उसके अनुसार हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन अगर हम उनको देते हैं, बताते हैं, तो ये ज्यादा होता है, क्रेविंग है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। जब अच्छे से अच्छा समझाएंगे, बढ़िया सॉल्यूशन देंगे, तो वो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो ही जाएंगे, इसका चांस ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पैनको सेल्स साइकिल में ये स्टेज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि है नेगोशिएशन, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर हम सबको नेगोशिएशन स्किल्स आना ही चाहिए। अगर हम सेल्स के बिजनेस में हैं तो ये स्किल्स आना ही चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। इसमें कंपनी की टर्म्स कंडीशंस क्या है वो डील करते हैं, और अगर हमने अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में अगर अच्छे से नहीं बताया, तो जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, परचेज के लिए रेडी था, हो सकता है कि वो डील को कैंसिल कर दे, हो सकता है वो ले भी ले, हो सकता है ना भी ले। मतलब सेलिंग पास भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। आप सेल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे नेगोशिएशन स्किल पर। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो स्टेज है पूरे स्पैनको सेल्स साइकिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें डिमॉन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन और उसके फायदे के बारे में, उससे अच्छे से, जितना ज्यादा अच्छे से बताया जाए तो हमारे फेवर में वो ज्यादा अच्छा होता है कि हम कस्टमर को अपनी तरफ मूव करने में सक्षम हो जाते हैं। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, कि आप जो भी आपको जो प्रॉब्लम है, आप जितना सक्षम है बाई मनी, तो उस मनी में हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हम उसको बताएंगे। बेस्ट प्रोडक्ट अगर हम उसको देते हैं, ये हमें साबित करना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। अगर हम ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इस स्टेज को पार कर सकते हैं, नहीं तो फेल हो जाएंगे। एक सेल्स पर्सन के लिए सबसे ज्यादा यही स्टेज था। और सही बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो जो लोग हाँ हाँ बोलते हुए भी तुरंत ही ना हो जाते हैं, बाद करके वो बाद ही हो जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हाउ टू नेगोशिएट विद क्लाइंट और कस्टमर। अब है 5वें नंबर पे क्लोजर, यानी डील क्लोजर। इसका मतलब है कि जो हमारा कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी डील्स है, हमारे जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं उसको मानने के लिए वो एग्री हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी राजी हो जाता है। तो उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो हमें कोई ऑर्डर ऑर्डर देना चाहता है, हमारा कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कस्टमर पूरा करे, ये हमें याद रखना होता है। इसमें क्या है कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मॉडलिटीज हैं उन सब के बारे में उसे एक्सप्लेन करना है। और इसके लिए इसके बाद में है ओ ओ फॉर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और वर्क ऑर्डर। ये लास्ट स्टेज है जिसमें जो हमारा कस्टमर होता है वो ऑर्डर करने के लिए रेडी होता है। तो उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि चूंकि ये ऑनलाइन है, मोबाइल से काम है, तो सबसे पहला ध्यान ये देना होता है
कि मोबाइल सही हो, उसका मोबाइल सही हो, वरना ओटीपी नहीं आएगा और भी सारे जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएंगे। और उसमें हमें ये समझाना होता है कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, मैं अपने एड्रेस पे मंगा लूं या आपके एड्रेस पे दे दूं, मेरे आईडी से लेंगे या आपके आईडी से लेंगे, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं ऑर्डरिंग प्रोसेस में। तो अगर हम ये सारी बातें और उसे ऑफर के बारे में भी बताते रहें, जब भी जो भी ऑफर है वो बताते रहें, तो ऑफर में भी बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, ये भी एक पॉइंट हो जाता है। तो ये सारे ऑर्डर के ड्यूरिंग हमें ध्यान रखना होता है। तो इन सब से ये हमारा साइकिल फिनिश होता है। और अगर हम ये टेक्निक अपनाते हैं तो सेल्स में कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि शायद मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि स्पैंको क्या है, ये सेल्स टेक्निक क्या है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सिकंदर सर। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट मैम, वंडरफुल मैम। फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज का सेशन बहुत ही नॉलेजेबल था, क्योंकि सेशन के पहले ही टर्म में आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि कोई भी काम कठिन जरूर होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। और हमारा जो ये स्पैंको है ये थोड़ी कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। यदि थोड़ा सा मेहनत और शिद्दत के साथ सीखा जाए फ्रेंड्स तो ये बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी काम को यदि लगातार 21 दिन किया जाए तो हैबिट बन जाती है करने की। उसी तरह यदि 90 डेज किया जाए तो एक हैबिट, मतलब आपको जो नेचर है वो नेचर में वो ढल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यदि हम स्पैंको के जो भी हमारे जो 6 जो स्टेज हैं उसको यदि हम फॉलो करना शुरू कर दे आज से ही, अभी से ही, तो शायद कुछ ही दिनों में मीन्स 21 डेज में हम इसके हैबिचुअल हो जा सकते हैं। मतलब हम हर अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो जो टेक्निक्स हैं, वो जो स्किल हैं, वो उसमें हम पारंगत हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और इस तरह से आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो हो सकता है। तो बात यहाँ आती है दोस्तों कि हैबिट में आपको कब लानी है, कैसे लानी है। तो मैं आपका एक आप ही के लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपसे फील करवाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आप जिस काम को करते हैं वो लगातार यदि करते रहें, प्रतिदिन करते रहें, तो वो आप करने में इतने स्किल हो जाते हैं, इतने आप टैलेंटेड हो जाते हैं कि वो काम थोड़ा-सा भी आप शुरू करते हैं तो स्वतः होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, कहीं न कहीं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ड्राइव करते होंगे। और जो लोग पर डे ड्राइव करते होंगे तो आप फ़ील कर रहे होंगे दोस्तों कि यदि आप ड्राइव के वक़्त यदि आप मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त हैं या किसी अन्य विचारों में खोए हुए हैं, लेकिन सामने क्या हो रहा है, क्या करना है, कब क्लच लगानी है, कब ब्रेक लगानी है, कब गियर चेंज करनी है, ये आपसे स्वतः ऑटोमैटिक हो जाता है। मतलब आप जो रोज़ काम कर रहे हैं वो स्वतः आप हैबिचुअल इस तरह से ढल जाते हैं कि स्वतः हो जाता है। तो ये भी मेरा जो काम है फ्रेंड्स सेल्स का, यदि मैं पर डे करूँगा तो ऑटोमैटिक है कि मैं इसमें बहुत पारंगत हो जाऊँगा और जो मेरा बिज़नेस जो स्किल है, टेक्निक है, गुर है, वो मैं एक दिन इतना पारंगत हो जाऊँगा कि ये स्वतः होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं देर ना करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, मैं सबसे पहले ये हमारे बीच हमारे ग्रेट मेंटर डायनेमिक गुरु मिस्टर विकास गौतम सर हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ और थोड़ा-सा इस पर और डिटेल से सर का भी अपना जो गाइडलाइन है, विचार है, वो हम सभी लोग जानेंगे, सीखेंगे। इसके बाद हम सभी लोग का फीडबैक लेंगे। तो मैं सर को इनवाइट करूँगा और सर के लिए मैं हमेशा 2 शब्द ज़रूर बोलूँगा, है ना?
कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा है, पर हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर विकास गौतम जैसा गुरु लाखों में एक होता है। तो मोस्ट वेलकम सर, सादर आमंत्रित हैं सर विकास सर। यस सिकंदर जी, यस सर। सॉरी नेटवर्क इशू है मेरा, मैं रोकूंगा। थैंक यू। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर, यस। ओके सिकंदर जी, मैंने हैंड रेज पता क्यों किया? संगीता मैम एक बार आप भी अनम्यूट कीजिए एक बार प्लीज। हैंड रेज यस मैंने सर। इसलिए किया, संगीता जी मैंने इसलिए हैंड रेज किया, पहले तो ये बताइए ये जी सेशन जो लिया है ये जी। आपको पहले आइडिया आया था क्या? नहीं सर, ये एक बार हम लोग को ना पहले पढ़ा, स्टार्टिंग में हम आप लोग को बताओ मुझे। सिखाया गया था सर। पहले हम लोग को सिखाया गया था ये एस्पेंको का कि अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अगर ये 6 टेक्निक पे अगर हम लोग काम करते हैं तो मतलब एक एक स्टेप को अगर हम समझ लिए कि SPANCO क्या है, अगर एक एक टॉपिक को समझ लिए तो हम लोग को मतलब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और मेरा यही नेटवर्क इशू टेक्निक अपनाना चाहिए। सर आपका ओके नेटवर्क इशू सिकंदर, है। संगीता जी हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आ आ रही रही? है सर, हाँ आ रही है जी। मैं मुझे नेटवर्क इशू में एक बात बोलना चाहता हूँ संगीता मैम, ये सेशन जी 3 बार लगातार करो, 3 बार कम से कम, क्योंकि एक बार यस इतना सर। बड़ा सेशन है ये। मैं फिर बता दूं आप सभी को, ये जी सेशन दिल और दिमाग में आना बहुत जरूरी है। पहली बार जो बताया गया है, हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद ये बात स्लिप हो जाए, सुन रहे हो जाएगी, जी। मैं जानता हूं। लेकिन अगर इसी सेशन को, अगर ये 6 पॉइंटों के ऊपर जो आज सुजाता मैम ने जो सेशन लिया है ना, अगर यही सेशन 3 बार लगातार अगर आप करवा दो, तो मेरा ये मानना है इसके रिजल्ट बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जी कई सर। पॉइंट